तो सफर की शुरुआत करते हैं भारत के सबसे उत्तरी हिस्से से, जहां प्रकृति और संस्कृति का सीधा जुड़ाव है। इस दस्तावेज की पहली 2 स्लाइड्स में हम देखते हैं जम्मू कश्मीर में ट्यूलिप फेस्टिवल, हिमाचल प्रदेश में कुल्लू दशहरा, पंजाब में बैसाखी और हरियाणा में तीज। जब इन चारों को एक साथ रखा जाता है तो मेरे दिमाग में एक बहुत ही सटीक एनालॉजी आती है। ऐसा लगता है जैसे कोई कृषि और मौसम की घड़ी टिक टिक कर रही हो। वाह, मौसम की घड़ी, ये एक बहुत ही बेहतरीन प्रतीक है इसे समझने के लिए। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें तो ये बात स्पष्ट होती है कि पहाड़ों और मैदानों में जीवन की लय कितनी अलग होती है। हाँ, दोनों की चुनौतियां बिल्कुल अलग हैं। एकदम अलग। पहाड़ों पर जैसे कश्मीर या हिमाचल में सर्दियां बेहद कठोर और अक्सर जानलेवा होती हैं। वहां सदियों से जीवन बर्फ के कारण महीनों तक थमा रहता था। घरों में कैद हो जाते होंगे लोग। बिल्कुल। इसलिए जब वसंत आता है और ट्यूलिप खिलते हैं तो वो सिर्फ एक फूल का खिलना नहीं है, वो जीवन के वापस लौटने का, सर्वाइवल का एक बहुत बड़ा उत्सव है। अच्छा, एक मिनट, लेकिन एक सवाल उठता है। आज के दौर में जब हम शहरों में बैठे हैं, मान लीजिए कोई गुरुग्राम के एक हाई राइज अपार्टमेंट में बैठकर हरियाणा की तीज या पंजाब की बैसाखी मना रहा है। सही सवाल है। तो क्या आज भी वो कृषि और मौसम की घड़ी उतनी ही प्रासंगिक है, या अब ये सिर्फ एक लंबा वीकेंड और शॉपिंग का मौका बनकर रह गया है? मेरा मतलब है, क्या वो मूल जुड़ाव अब टूट नहीं गया है? देखिए, ये एक बहुत ही जायज संदेह है। आधुनिकता ने त्योहारों के बाहरी स्वरूप को जरूर व्यावसायिक बना दिया है, लेकिन अगर हम इन त्योहारों के जन्म की बात करें तो हमें इतिहास में जाना होगा। मैदानों में जहां अर्थव्यवस्था पूरी तरह से खेती पर निर्भर थी, वहां फसल का कटना जैसे बैसाखी, वो सिर्फ नया साल नहीं था, ये उस बात का सूचक था कि अगले 1 साल तक समुदाय के पास खाने के लिए अन्न और बाजार में व्यापार के लिए पूंजी आ गई है। मतलब एक तरह की आर्थिक सुरक्षा की गारंटी। बिल्कुल। इसी तरह तीज मॉनसून का स्वागत है। मॉनसून के बिना उत्तर भारत का मैदान एक रेगिस्तान बन सकता है। भले ही आज का शहरी इंसान खेतों में ना जाता हो, लेकिन हमारे सामूहिक अवचेतन में बारिश और नई फसल आज भी सुरक्षा और उल्लास का ही प्रतीक हैं। यानी त्योहार उसी पुरानी राहत का एक आधुनिक रीमिक्स है। एकदम सही कहा आपने। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जैसे ही हम उत्तर के इन हरे भरे खेतों और पहाड़ों से निकलकर तीसरी और चौथी स्लाइड के जरिए पश्चिम की ओर बढ़ते हैं, ये मौसम की घड़ी एक बिल्कुल नया रूप ले लेती है। वो कैसे? देखिए, हम राजस्थान में गणगौर, गुजरात में नवरात्रि और गरबा, महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी और गोवा में कार्निवल की तरफ आते हैं। यहाँ मुझे एक बहुत बड़ा शिफ्ट महसूस होता है। किस तरह का शिफ्ट? उत्तर के त्योहार थोड़े अधिक पारिवारिक या गांव कस्बे तक सीमित लगते हैं, लेकिन पश्चिम में आते ही ये त्योहार अचानक से बहुत विशाल, भव्य और सामूहिक हो जाते हैं। जैसे पूरा का पूरा राज्य सड़कों पर आ गया हो। हाँ, आपने बिल्कुल सही पैटर्न पकड़ा है। इस बदलाव के पीछे एक बहुत बड़ा समाजशास्त्रीय और ऐतिहासिक कारण है। पश्चिमी भारत का इतिहास हमेशा से व्यापार, बंदरगाहों और बड़े व्यापारी समुदायों के निर्माण से जुड़ा रहा है। अच्छा, तो इसका असर त्योहारों पर पड़ा? बिल्कुल पड़ा। जब समाज में व्यापार बढ़ता है तो विभिन्न जातियों, वर्गों और दूरदराज से आए लोगों का एक जगह जमावड़ा होता है। ऐसे में समाज को एक साथ बांधने के लिए एक तरह के सामाजिक गोंद की जरूरत होती है। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि गुजरात का गरबा या महाराष्ट्र की गणेश चतुर्थी महज एक पूजा नहीं है, बल्कि समाज के अलग अलग हिस्सों को जोड़ने का एक टूल भी रहे हैं? एकदम सही दिशा में सोच रही हैं आप। गुजरात में नवरात्रि के दौरान जो सामूहिक लय दिखती है, जहां लाखों लोग एक ही ताल पर नाच रहे हैं, वो किसी भी तरह के सामाजिक या आर्थिक भेदभाव को मिटा देने का एक अद्भुत तरीका है। हाँ, उस घेरे में हर कोई बराबर है। सही कहा। इसी तरह महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी का जो सार्वजनिक स्वरूप हम आज देखते हैं, उसे तो बाकायदा 19वीं सदी में लोगों को एकजुट करने और सामाजिक चेतना जगाने के लिए एक सार्वजनिक मंच के रूप में स्थापित किया गया था। वाह, ये तो इतिहास का एक बड़ा हिस्सा है। और गोवा का कार्निवल? गोवा का कार्निवल तो समुद्री व्यापार और बाहरी दुनिया के साथ खुलेपन का एक जीता जागता प्रमाण है। पश्चिमी तट के त्योहार घर की चारदीवारी के अंदर नहीं सिमट सकते, क्योंकि उनका डीएनए ही सार्वजनिक और वैश्विक है। ये तो बहुत ही शानदार नजरिया है, त्योहारों को सामाजिक गोंद के रूप में देखना। बिल्कुल। अब पश्चिमी तट की इस असीम ऊर्जा से आगे बढ़ते हुए
हमारा सफर स्वाभाविक रूप से 5वीं, 6ठी और 7वीं स्लाइड की ओर जाता है, यानी दक्षिण और पूर्वी तट की भव्यता की ओर मुड़ता है। हम कर्नाटक में मैसूर दशहरा, केरल में ओणम, तमिलनाडु में पोंगल, आंध्र प्रदेश में उगादी की दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं। और पूर्वी तट की ओर भी। हाँ, पूर्वी तट की ओर तेलंगाना में बोनालू और उड़ीसा में रथ यात्रा। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? क्या यहाँ हम दो बिल्कुल अलग छोर नहीं देख रहे हैं? किस तरह के दो छोर, थोड़ा समझाइए। देखिए, एक तरफ हमारे पास ऐसे पर्व हैं जो जमीन से, मिट्टी से जुड़े हैं, जैसे केरल में ओणम या तमिलनाडु में पोंगल। इनमें केले के पत्तों पर भोजन परोसा जा रहा है, घरों को फूलों से सजाया जा रहा है, सूर्य और गाय की पूजा हो रही है। हाँ, कृषि प्रधान त्योहार। बिल्कुल, ये सब बहुत ही विनम्र और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता से भरा लगता है। लेकिन दूसरी तरफ हम कर्नाटक का मैसूर दशहरा या ओडिशा की रथ यात्रा देखते हैं। सजे हुए विशाल हाथी, सोने के हौदे, गगनचुंबी रथ और लाखों की भीड़ जो किसी महाकाव्य के दृश्य जैसी लगती है। एक ही भौगोलिक क्षेत्र में इतनी विनम्रता और इतनी भव्यता एक साथ कैसे? यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि दक्षिण और पूर्वी भारत का इतिहास इन दोनों ही भावनाओं का एक बहुत अनूठा संगम रहा है। पोंगल, ओणम या उगादी जैसे त्योहार इंसान को उसकी जड़ों से जोड़कर रखते हैं, जमीन से जोड़े रखते हैं। वे याद दिलाते हैं कि राजा चाहे कोई भी हो, असली सत्ता प्रकृति और बारिश की है। लेकिन जो दूसरी तरह के त्योहार है, जैसे मैसूर दशहरा, बोनालू या रथ यात्रा, वे वास्तव में पीढ़ियों पुरानी गहरी आस्था और परंपरा के चलते फिरते विशाल स्मारक है। चलते फिरते विशाल स्मारक, वाह! ये बहुत ही शक्तिशाली अभिव्यक्ति है, क्योंकि उनका इतिहास ही ऐसा रहा है। दक्षिण और पूर्वी भारत में मंदिरों और राजघरानों की वास्तुकला सिर्फ पूजा के लिए नहीं थी। मंदिर अर्थव्यवस्था के केंद्र थे, कलाओं के संरक्षक थे। अच्छा, तो ये उत्सव पूरी अर्थव्यवस्था को चलाते थे? बिल्कुल। रथ यात्रा या मैसूर दशहरा जैसे आयोजनों में समाज का हर वर्ग शामिल होता था। कोई रथ बना रहा है, कोई मूर्तियां गढ़ रहा है, कोई संगीत बजा रहा है। ये भव्यता दरअसल एक पूरी सभ्यता के आत्मविश्वास और उसकी कलात्मक ऊंचाई का प्रदर्शन है। इसलिए विनम्रता और भव्यता यहाँ विरोधाभास नहीं, बल्कि एक ही समाज के दो अलग-अलग आयाम हैं। ये सफर सच में एक टाइम मशीन में बैठने जैसा है। अब अगर हम 8वीं, 9वीं और 10वीं स्लाइड को देखें, यानी इन तटों से वापस देश के भीतर इनलैंड मुड़े, तो हमारे सामने मध्य और पूर्वी भारत की गहराई खुलती है। ये हिस्सा सांस्कृतिक रूप से बहुत समृद्ध है। बिल्कुल है। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा, बिहार में छठ पूजा, झारखंड में सरहुल, छत्तीसगढ़ में बस्तर दशहरा, मध्य प्रदेश में खजुराहो उत्सव और उत्तर प्रदेश में दिवाली। मुझे तो ये पूरा हिस्सा ऐसा लगता है जैसे हम किसी जादुई नदी में नौकायन कर रहे हों। जादुई नदी, ये उपमा कैसे काम करती है? देखिए, हम बिहार की पवित्र नदियों से शुरुआत करते हैं जहां छठ पूजा हो रही है। फिर वो नदी हमें झारखंड और छत्तीसगढ़ के घने जंगलों और आदिवासी जड़ों तक ले जाती है, सरहुल और बस्तर दशहरा के रूप में। हाँ, एकदम सही। फिर वहां से हम मध्य प्रदेश के पुराने मंदिरों से गुजरते हैं जहां खजुराहो उत्सव की शास्त्रीय कलाएं हैं। और अंत में ये पूरी यात्रा उत्तर प्रदेश में दिवाली के दिन रोशनी के एक अथाह सागर में विलीन हो जाती है। पानी, जंगल, कला और रोशनी। वाह, ये वाकई एक बहुत ही काव्यात्मक और सटीक सफर है। मध्य और पूर्वी भारत के इन त्योहारों की सबसे बड़ी खासियत ही यही है कि वे प्राकृतिक तत्वों और हमारी शास्त्रीय विरासत के सह अस्तित्व को सबसे बेहतरीन तरीके से दिखाते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा क्रिटिकल होकर देखें, तो क्या इन त्योहारों में कोई अंतर्निहित विरोधाभास नहीं है? विरोधाभास कैसे? एक तरफ हमारे पास खजुराहो है, जो मानव निर्मित मूर्ति कला और शास्त्रीय नृत्य का चरम है, और दूसरी तरफ छठ पूजा या सरहुल है, जहाँ किसी मूर्ति या मंदिर की जरूरत ही नहीं है। यही तो इस क्षेत्र की खूबसूरती है। यह विरोधाभास नहीं, बल्कि विचारों का विस्तार है। बिहार में छठ पूजा शायद दुनिया के उन गिनी चुने त्योहारों में से एक है जहां डूबते हुए सूरज को अर्घ्य दिया जाता है। हाँ, उगते सूरज की तो सब पूजा करते हैं। बिल्कुल, यह प्रकृति के पूरे चक्र का सम्मान है। इसमें जल और सूर्य के बीच खड़े इंसान का सीधा संवाद है, बिना किसी मध्यस्थ के। और जब आप झारखंड के सरहुल को देखते हैं, जहां आदिवासी समुदाय साल के पेड़ों की पूजा कर रहा है,
यह असल में धर्म के आवरण में छिपी एक गहरी पारिस्थितिकी समझ है। यानी इकोलॉजिकल विजडम। जी हाँ, जंगल बचेंगे तो वे बचेंगे। तो एक तरफ जंगल और नदियां खुद भगवान है और दूसरी तरफ इंसान की अपनी कला भगवान तक पहुंचने का रास्ता बन जाती है, जैसे दुर्गा पूजा की भव्य मूर्ति कला या दिवाली की रोशनी। एकदम। ये दिखाता है कि भारत में आस्था को व्यक्त करने का कोई एक तय फॉर्मूला नहीं है। आप एक पेड़ के सामने सिर झुकाकर भी वही शांति पा सकते हैं जो खजुराहों के भव्य प्रांगण में शास्त्रीय संगीत सुनकर मिलती है। बहुत गहरी बात कही आपने। और अब हम इस दस्तावेज के उस हिस्से की ओर बढ़ रहे हैं, यानी स्लाइड 11 से 15, जिसने मुझे व्यक्तिगत रूप से सबसे ज्यादा चौंकाया। आप पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों की बात कर रही हैं। हाँ, भारत के मैदानी और मध्य भागों से ऊपर उठते हुए हिमालय श्रृंखलाओं और पूर्वोत्तर भारत के राज्यों की ओर प्रस्थान। उत्तराखंड में फूलदेई, सिक्किम में लोसार, असम में बिहू, अरुणाचल प्रदेश में सोलुंग, नागालैंड में हॉर्नबिल, मणिपुर में योशांग, मिजोरम में चपचारकुट, त्रिपुरा में खारची पूजा और मेघालय में वांगला। एक बहुत ही लंबी और विविधता भरी सूची। वही तो, एक छोटे से भौगोलिक क्षेत्र में इतनी सघन विविधता। ये कैसे संभव है कि हर राज्य, हर समुदाय की अपनी एक बिल्कुल ही अनूठी दुनिया है? ये एक बहुत अहम सवाल खड़ा करता है। आखिर पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों में इतने विशिष्ट और घने पर्व क्यों हैं? इसका जवाब वहाँ के कठिन भूगोल और जातीय विविधता में छिपा है। भूगोल कैसे प्रभावित करता है इससे? देखिए, मैदानी इलाकों में लोग और संस्कृतियां आसानी से एक दूसरे में घुल मिल गईं, लेकिन पूर्वोत्तर में गहरी घाटियों, घने जंगलों और ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं ने एक प्राकृतिक दीवार का काम किया। अच्छा, तो वहाँ आवाजाही मुश्किल थी। बिल्कुल। और इस अलगाव ने हर जनजाति को अपनी भाषा, अपने गीत और अपने त्योहारों को हजारों सालों तक एकदम शुद्ध और अछूता रखने का मौका दिया। ये बात समझ में आती है, जैसे उत्तराखंड का फूलदेई, जहाँ वसंत का स्वागत घरों की दहलीज पर फूल सजाकर किया जाता है, या सिक्किम का लोसार, जो एक गहरी आध्यात्मिक शांति लिए हुए है। लेकिन नागालैंड का हॉर्नबिल फेस्टिवल, हॉर्नबिल के बारे में क्या? वो तो आज पूरी दुनिया में मशहूर है और काफी आधुनिक लगता है। क्या वो भी ऐसी प्राचीन अलगाव का हिस्सा है? यहाँ आपने एक बहुत ही बारीक अंतर पकड़ा है। हॉर्नबिल फेस्टिवल वास्तव में एक आधुनिक मास्टर क्लास है। नागालैंड में दर्जनों अलग अलग जनजातियां हैं जिनका अपना एक लंबा और कभी-कभी आपसी संघर्ष का इतिहास रहा है। हॉर्नबिल कोई प्राचीन धार्मिक त्योहार नहीं है, बल्कि इसे राज्य सरकार और समुदायों ने मिलकर एक त्योहारों के त्योहार के रूप में डिजाइन किया था। इसका मकसद था इन सभी जनजातियों को एक मंच पर लाना, उनके बीच सांस्कृतिक कूटनीति स्थापित करना और दुनिया को उनकी समृद्ध विरासत दिखाना। तो ये एक तरह से संस्कृति को सहेजने का एक बहुत ही स्मार्ट और आधुनिक तरीका है। हाँ। और मेघालय का वांगला, हाँ। जिसे 100 ढोलों का त्योहार कहा जाता है, वांगला या मिजोरम का चपचारकुट, ये इस बात का शानदार प्रमाण है कि इन क्षेत्रों में जीवन और प्रकृति अलग अलग नहीं है। जब वे 100 ढोल एक साथ बजते हैं तो वो पहाड़ों की धड़कन की तरह लगता है। वाह! वहां के नृत्य की मुद्राएं जानवरों या पक्षियों से प्रेरित होती हैं। वे प्रकृति की नकल नहीं कर रहे होते, वे खुद को उस विस्तृत पारिस्थितिकी तंत्र का एक हिस्सा मानकर उसका जश्न मना रहे होते हैं। क्या अद्भुत सफर रहा ये! कश्मीर के शांत ट्यूलिप से लेकर मेघालय के उन 100 ढोलों की थाप तक, इस पूरे महासागर को एक जगह समेटने के लिए हमारे दस्तावेज की अंतिम यानी 16वीं स्लाइड ने एक बहुत ही दिलचस्प क्विक रिवीजन ट्रिक दी है। हाँ, वो एक लाइन वाला मंत्र। बिल्कुल। इसे बस एक सांस में पढ़ने की कोशिश कीजिए। ट्यूलिप, दशहरा, बैसाखी, तीज, गणगौर, गरबा, गणपति, ओणम, पोंगल, उगादी, छठ, बिहू, हॉर्नबिल। हा, ये शब्दों की एक श्रृंखला से कहीं बढ़कर है। जब इसे इस तरह से पढ़ा जाता है तो ये एहसास होता है कि हम सिर्फ कुछ इवेंट्स की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक पूरे उपमहाद्वीप के इतिहास, अर्थशास्त्र और दर्शन को पढ़ रहे हैं। मेरे लिए तो ये शब्दों की माला असल में पूरे भारत का एक काव्यात्मक नक्शा है। काव्यात्मक नक्शा, बहुत खूब। हाँ, ये हमें याद दिलाता है कि भले ही हम राजनीतिक रूप से अलग अलग राज्यों में बटे हों, लेकिन जब बात जश्न मनाने की आती है तो हम सब एक ही धुन पर थिरक रहे होते हैं। और ये बात हमें इस चर्चा के सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष की तरफ ले जाती है। बिल्कुल, और यही मेरा आज का अंतिम विचार है जो मैं यहाँ छोड़कर जाना चाहती हूँ। हमने इस पूरी चर्चा में इन त्योहारों को राज्यों की सीमाओं में बांटकर देखा। यहाँ ये होता है, वहाँ वो होता है,
ये सूची भी राज्यवार ही बनाई गई थी। लेकिन क्या ये संभव नहीं है कि ये सारे पर्व असल में एक ही मानवीय अनुभव का हिस्सा है? जरा सोचिए, एक लंबी और मुश्किल सर्दी के बाद वसंत की पहली धूप का चेहरे पर पड़ना, बीज बोने के बाद आसमान से गिरती पहली बारिश को देखना, सही बात है, अच्छी फसल कटने पर पेट भर भोजन की गारंटी होना और अपने पूरे समुदाय के साथ मिलकर उस खुशी को बांटना। क्या ये सब अलग अलग क्षेत्रीय लिबास और अलग अलग नामों से सजे हुए एक ही जश्न नहीं है? पूरी तरह से एक ही जश्न है। हमने अलग अलग राज्यों के नाम जरूर लिए, लेकिन हर जगह इंसान की मूल भावना, उसकी उम्मीदें और उसकी खुशी का कारण बिल्कुल एक जैसा था। शायद हमारी ये असीम विविधता ही हमारी सबसे गहरी समानता है। ये सच में सोचने वाली बात है। बिल्कुल, बहुत ही गहरा विचार है ये। तो श्रोताओं, इसी विचार के साथ हम आज के इस सफर को यहीं विराम देते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय और एक नई चर्चा के साथ।